अब अब निकालना है हमें तत्व की संयोजकता। तत्व की संयोजकता की परिभाषा अगर लिखनी हो तो आप ये वाली बहुत ही इजी है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं की रासायनिक संयोग करने की क्षमता, यानी वो किसी तत्व के साथ किस तरह से रासायनिक कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। जैसे जल है, जल और जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से संयोग करते हैं। तो संयोग करते हैं कितने कितने का, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये दो हैं और ये ऑक्सीजन है, यानी इसमें इतनी ताकत है ऑक्सीजन में कि ये दो हाइड्रोजन के बराबर कार्य कर सकता है, इसका दो और इसका एक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन में ज्यादा पावर है, क्योंकि अगर आपने कोई देखा होगा कि एक तरफ एक पहलवान है और एक तरफ दो पहलवान है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये पहले वाला पहलवान जब इन दोनों से लड़ेगा, जब इन दोनों से इसकी कुश्ती होगी, तो इसका मतलब ये ज्यादा पावरफुल है ना, ये दो के बराबर है ये। तो ऐसे ही ये जो ऑक्सीजन है तो इसकी संयोग करने की क्षमता है दो, और हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की संयोग करने की क्षमता है एक। तो कहने का मतलब है कि किसी तत्व की संयोजकता क्या कहलाती है, उसके रासायनिक संयोग करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, तत्व की संयोजकता कहते हैं। ये तो परिभाषा आपको याद करनी है, लिखनी है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं की रासायनिक संयोग करने की क्षमता होती है, उसी को कहते हैं तत्व की संयोजकता। लेकिन हम इसमें से संयोजकता को निकालते किस तरह से हैं, देखिए बहुत ईजी है। आप पहले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसकी अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, जो आप गुलाबी कलर से देख रहे हैं, अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, ये हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी ये ही किसी भी तत्व से, जब ये कार्बन किसी से कोई संयोग करेगा, किसी अन्य तत्व से संयोग करेगा, तो इसकी जो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ही इसमें भूमिका निभाएंगे, अंतिम कक्षा वाले। तो अंतिम कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देख पा रहे हो कि टोटल कितने हैं इसमें, दो, दो चार, दो छः। तो छः कैसे होते हैं, पहली कक्षा में दो और दूसरी वाली में चार। ऐसे ही आप सोडियम में देख रहे होंगे, सोडियम में कितने हैं टोटल, 11। तो पहली वाली कक्षा में दो हैं, दूसरी वाली में 8 हैं, तीसरी वाली में एक है गुलाबी कलर का। ठीक है, इसी तरीके से सल्फर, इसका जो परमाणु संख्या है वो है 16। तो पहली वाली कक्षा में दो होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 6। तो बता रहे थे तत्व की संयोजकता, और उसमें संयोजकता डिपेंड करती है तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और सल्फर में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए जिसकी अंतिम कक्षा में, जनरली जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे किसी की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो जाएगी। किसी की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो उसकी 2 संयोजकता हो जाती। किसी की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 हो जाती। कहने का मतलब ये है, किसी तत्व के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 है तो वो संयोजकता उसकी 1 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, आप अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कैसे, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे पता चलेगा हमें, तो देखिए एक सूत्र है, बोर और बरीड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था 2n², यानी जहां पे n है कोषों की संख्या या कक्षा की संख्या, n बराबर कक्षाओं की संख्या या कोषों की संख्या।
जैसे देखिए, अगर इस सूत्र में हम n बराबर रखते हैं 1, कितना रखते हैं 1, अर्थात पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 और n की जगह पे हमने रख दिया 1 और 1 का वर्ग होता है 1, 1 का वर्ग 1 और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2। तो पहली वाली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। अगर हम n बराबर रखेंगे 2 तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाता है 4 और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8। अगर n बराबर 2 तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 8। कितनी? पहली वाली में 2, दूसरी वाली में 8। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 9 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 दूनी 18। तो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे चौथी कक्षा है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 स्क्वायर में रखेंगे तो n की जगह पे रखेंगे 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 16 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28, 16 सॉरी 32, 16 दूनी 32। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 रह सकते हैं, दूसरी वाली में अधिकतम 8 रह सकते हैं, तीसरी वाली में 18 रह सकते हैं, चौथी में 32 और एक और है सबसे महत्वपूर्ण कि अंतिम वाली कक्षा में एक और उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन लगा दिया था बोर और बरी ने कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8 से अधिक नहीं। अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। कितने? 8 रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर किसी की में 1 होगा, देखिए किसी के में 1 तो संयोजकता 1, अगर 2 है अंतिम कक्षा में तो 2, और अंतिम कक्षा में 3 है तो 3, अंतिम कक्षा में 4 हैं तो 4 संयोजकता हो जाएगी। वहीं पे अगर 5 होते हैं, जैसे इसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 6। तो अब देखिए, अब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 8 में से 6 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगी 2, माइनस की 2 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो जब 5 से ज़्यादा होगा, 5 होगी तो 8 में से घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 3। अगर 6 होंगे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो संयोजकता हो जाएगी 2, और 7 होंगे तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी 1, और अगर 8 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, चलिए आगे। अब बात आती है परिवर्ती संयोजकता। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता 1 से अधिक होती है। कैसी? 1 से अधिक। एक से अधिक। उन तत्वों की संयोजकता को कहते हैं परिवर्ती। परिवर्ती का मतलब चेंज होने वाली, परिवर्तन हो जाए, ऐसी संयोजकता जिसमें परिवर्तन हो जाए। अभी जो देख रहे थे आप उनमें तो चेंज नहीं हो रहा था, उनकी तो एक ही थी संयोजकता, अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कहते हैं, ऐसी संयोजकता को कहते हैं परिवर्ती संयोजकता। समझ में आ गया? चलिए, जैसे आप दो तत्वों को यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक कॉपर और एक आयरन। तो कॉपर की दो संयोजकता होती हैं, देखिए, एक तो लोअर वैलेंसी होती है, लोअर मतलब कम, तो लोअर कितनी होती है इसकी? प्लस की 1, और इसकी हायर वैलेंसी कितनी होती है? प्लस की 2। इसी तरीके से आयरन है, आयरन की लोअर वैलेंसी है 2, प्लस की 2 देख पा रहे हैं आप, और हायर वैलेंसी है इसकी 3।
अब ये कहोगे कि सर ये 2 कब लगाते हैं या 1 कब लगाएंगे, यहाँ पे 2 कब लगाएंगे, यहाँ पे 3 कब लगाएंगे। तो इसके लिए उसके नाम पर ही आप समझ जाएंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी लगानी है। जैसे अगर किसी में इक लगा हो लास्ट में, तत्व के नाम में, इनमें जैसे कॉपर है तो इसको क्यूप्रिक कहते हैं, क्यूपर। तो क्यूप्रिक हो, इक लगा हो, तो इसका मतलब है कि इसमें इसकी वैलेंसी लेनी है हमें 2। ठीक है, इक लगा हो, आईसी लगा हो, क्यूप्रिक, है ना। और जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्यूप्रिक, इसका ये लिखा है क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता लेंगे हम 2, हायर वैलेंसी ली जाएगी। ठीक है, अर्थात 2 लेंगे। तो 2 जब लेंगे इसकी, और 2 ऑक्सीजन की होती है, इसलिए एक किसी, देखिए यहाँ पे देखिए कॉपर की 2 ली गई है और ऑक्सीजन की भी 2 ली, उसकी तो 2 होती ही है। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। अगर वहाँ पे फेरिक है, फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड का सूत्र बन जाएगा, देखिए Cu2+ और O-2+, माइनस, इससे 2 से 2 कट जाएंगे, माइनस लिखते नहीं है तो इसलिए ये CuO इसका सूत्र हो जाएगा। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड का सूत्र अगर आपको लेना होगा तो आप वहां पे लेंगे CuO। अगर वहीं पे अस आ जाए लास्ट में, OUS, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड था, यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड है, अस आ गया लास्ट में, OUS, तो यहाँ पर आपको वैलेंसी लेनी है 1 कॉपर की। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉपर की वैलेंसी 1 ली गई है और ऑक्सीजन की 2, और जब ऑक्सीजन की 2 होती है तो इसके ऊपर आ जाती है और इसकी इसके ऊपर आ जाती है, इसलिए सूत्र हो गया इसका Cu2O। समझ में आया। अब इसी तरीके से आयरन की अगर उसमें जैसे फेरिक हो, फेरस होना चाहिए, फेरिक होता है, एक फेरस होता है, तो इक हो, तो मैंने बताया था एक होता है तो उसकी हायर वैलेंसी लेती है, उसकी हायर वैलेंसी है 3। तो जब फेरिक ऑक्साइड होगा तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा Fe की 3 वैलेंसी। यहाँ पे देखिए Fe 3 और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो इसके ऊपर इसकी आ जाएगी, इसके ऊपर इसकी आ जाएगी, तो इसका सूत्र बन जाएगा Fe2 और O3। तो यही है इसका Fe2O3। ठीक है। अब यहाँ पे लोअर वैलेंसी हो, अर्थात इसमें अस लगा हो, OUS लगा हो, तो फेरस ऑक्साइड हो जाएगा इसका नाम। फेरस ऑक्साइड में कितनी संयोजकता है Fe की 2, तो यहाँ पे 2 लिख ली, और O की हमें पता है 2 होती है, तो दोनों से 2 कट जाती है, माइनस प्लस का लिखते नहीं है, तो ये इसकी 1 इसके ऊपर, इसकी 1, अर्थात हो जाएगा FeO। अगर फेरस ऑक्साइड सूत्र किसी का लिखना है तो FeO हो जाएगा, और फेरिक ऑक्साइड लिखना है तो हो जाएगा Fe2O3। ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो उनके और भी सूत्र बना सकते हैं, जैसे क्यूप्रिक सल्फेट। तो यहाँ पे क्यूप्रिक का मतलब है कि यहाँ पे आपको लेनी है Cu की 2, तो Cu की 2 है, सल्फेट की 2 होती है, तो यहाँ पे एक दूसरे पे लिखेंगे नहीं, तो इसका सूत्र हो जाएगा Cu2O4। अगर वहीं पे ऊपर वाले में फेरिक सल्फेट होगा तो यहाँ पे Fe की 3 संयोजकता लेंगे और SO4 की 2, तो 2 इसके ऊपर आ जाएगी और इसके ऊपर 3 आ जाएगी, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा Fe2 का होल ट्वाइस और SO4 का होल थ्राइस। इसी तरीके से आप कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट के सूत्रों को भी निकाल सकते हैं। क्यूप्रेस सल्फेट को ही कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्यूप्रेस, हाँ, इसमें जो क्यूप्रेस सल्फेट है ये वाला, इसी को कहते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे। देखिए, सूत्र बनाने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण आयनों के प्रतीक हैं। जैसे अभी उससे पहले आपने सूत्रों के प्रतीक पढ़े थे, अब यहाँ पे आयनों के प्रतीक हैं। आयन का प्रतीक का मतलब ये है कि यहाँ ऐसे तत्व हैं, ऐसे आयन हैं जिनकी संयोजकता 1 है,
यहाँ पर ये लिखे हैं इनकी संयोजकता 2 है और यहाँ पे हैं इनकी संयोजकता 3 है। देखिए ये सोडियम आयन है, इसको आयन कहते हैं। जब भी अगर इसके ऊपर कोई प्लस या माइनस लगा रहेगा तो ये धन लगा है तो ये हो गया धनायन, और Cl ये इस पे माइनस लगा है तो ये हो गया ऋणायन। क्या हो गया? ऋणायन। और ये क्या हो गया? धनायन। धनायन ऋणायन समझ में आ गए? तो सोडियम होता है धनायन। क्यों होता है कि आपने पहले से सीखा था, इसके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इसको त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को अपने में से निकाल देगा। तो जब निकाल देगा तो एक उस पर प्रोटॉन ज़्यादा बच जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा बच जाएगा तो उस पर एक प्लस का आवेश आ जाता है। इसी तरीके से सोडियम की प्लस के प्लस होता है, सिल्वर का Ag प्लस होता है, और कॉपर फर्स्ट का बताया था उसमें 2 होते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो अस आता है, उसका सूत्र है Cu, और यहाँ पे रहेगा प्लस के 1, और यहाँ पे इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का है Mg+2, कैल्शियम का Ca+2, जिंक का Zn+2, आयरन का Fe+2, कॉपर का कॉपर सेकेंड है ना, तो इसका प्लस का 2, एल्यूमिनियम का Al प्लस के 3, और आयरन की, यानी कहने का मतलब है जिस पे प्लस की लगी हो, प्लस की या माइनस की, उसकी संयोजकता उतनी ही होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनकी संयोजकता 3 है, इनके ऊपर 2 लिखे हैं, इसकी संयोजकता 2 है, और जो जिन पे 1 लिखा है उनकी संयोजकता 1 है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जितने उनके ऊपर आवेश लिखे होते हैं वही उनकी संयोजकता होती है। आयनों के ऊपर आवेश जो लिखे होंगे वही क्या होगी उसकी संयोजकता। ठीक है, तो आप संयोजकता कुछ, ये क्या है? बहुपरमाणुक आयन। क्या है? ये तो है सरल आयन, और ये हैं बहुपरमाणुक आयन। अब देखिए ये तो थे अधात्विक। जैसे अगर हाइड्रोजन आता है किसी में, हाइड्रोजन सल्फेट, तो वहां पे लेंगे आप H+। अगर किसी का सूत्र लिखना है हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का H+ लेंगे। अगर कहीं पे हाइड्राइड लगा होगा, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है, लास्ट अगर हाइड्राइड लगा होगा तो उसकी संयोजकता लेते हैं -1। क्लोराइड की -1, ब्रोमाइड की -1, आयोडाइड की -1, ऑक्साइड की -2, और सल्फाइड की -2। सल्फाइड देखिए, इसमें 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। एक तो सल्फाइड होता है, वो होता है S-2, और एक होता है सल्फाइट, सल्फाइट तो SO3 का -2, और सल्फेट, सल्फाइट, सल्फेट और सल्फाइड, ये 3 अलग अलग है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सल्फेट होगा वहाँ पे SO4 की -2 संयोजकता, सल्फाइट होगा, इट होगा, इट का मतलब होता है SO3 - 2, सल्फेट होगा तो SO4, सल्फाइड होगा जहाँ पे इड लगा हो वहाँ पे S खाली आएगा। नाइट्राइड का N-3 होता है। ये हैं बहुपरमाणुक, जैसे अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, इस पर -1 है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की का है HCO3 -1, कार्बोनेट की होती है CO3 -2, ये माइनस लिखा है, देख लेना आपको। सल्फाइड की लिखी होती है SO3 का -2 संयोजकता, सल्फेट की SO4, इसकी -2, फॉस्फेट की होती है PO4, और इसकी होती है -3। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये अगर आपको, ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, वैसे तो याद नहीं, आप उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप इनकी संयोजकता को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें परमाणुओं का वो समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं।
ऐसा कोई एक समूह परमाणुओं का जो आयनों की तरह व्यवहार करे, जिस तरह से आयन करते हैं उसी तरीके से उसका पूरा समूह व्यवहार करता है, तो उसको बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, जैसे देखिए अमोनियम के NH4 के ऊपर प्लस का बन लगा है, हाइड्रोक्साइड के लिए OH-1 है, नाइट्रेट आयन है NO3-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है HCO3-1 कार्बोनेट है, ये आपको याद होने चाहिए। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3-2, सल्फेट का होता है SO4-2, फॉस्फेट का होता है PO4-3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है HCO3-1, नाइट्रेट का होता है NO3-1, हाइड्रोक्साइड आयन का होता है OH-1 और अमोनियम का होता है NH4+1। ये हमें याद करने हैं सूत्र। देखिए ये कह रहे हैं बहुपरमाणुक आयनों के आवेश कैसे निकाले जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर इसको आप सीख जाएंगे तो उनके ऊपर जैसे अभी हमने बताया था वहाँ पे कि CO3 के ऊपर -2 लगे रहते हैं, तो ये -2 कैसे आते हैं, या हमें अगर कार्बोनेट का तो पता है CO3 होता है, लेकिन इस पर संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, प्लस की होती है माइनस की होती है, वो कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए एक ट्रिक है जिसको फोन ट्रिक कहते हैं। फोन तो आप चलाते ही सब, फोन ट्रिक है FON। इसकी संयोजकता F, फ्लोरीन की संयोजकता होती है -1, ऑक्सीजन की होती है -2 और N नाइट्रोजन की होती है -3। इसकी -3। ये हमें याद करनी है। फोन की संयोजकता होती है 1 2 3 लेकिन माइनस की। ठीक है, ये अगर पहले तो ये देखते हैं कि कोई हमारा जो यौगिक है या आयन है, बहुपरमाणुक आयन है, उसमें क्या ये F और O और N है कि नहीं। FON है तो इनकी संयोजकता यही ली जाती है। और बाकी के जो तत्व होते हैं, बाकी अगर कोई जैसे होगा, जैसे अभी बताया था मैंने CO3, ठीक है, तो एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो फोन में से ऑक्सीजन ये आ गया, ऑक्सीजन इसमें है, तो इसके साथ वाला ये इसको तो लेंगे माइनस की संयोजकता, बाकी का इसकी जो लेंगे वो होगा इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, आप इसको सीख जाएंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी कि किस तरह से किसी के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है। देखिए जैसे अभी हम निकाल रहे थे, अभी इसको लिख लीजिए फोन ट्रिक को, F और O और N, इसकी संयोजकता -1 -2 और -3। अब देखो, अब जैसे निकाल रहे थे हम CO3, इसके ऊपर X है, X का मतलब हमें नहीं पता कि इसकी संयोजकता कितनी है, हमें X निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इनमें से ये देखते हैं क्या फोन में कोई इनमें से ऐसा आ रहा है, तो इनमें से ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। अब देखिए इसकी तो फिर फोन वाले जो जो तत्व होते हैं उनकी तो लेते हैं माइनस की संयोजकता, और जो बाकी के होते हैं उसकी ली जाती है प्लस की। तो इसके साथ C है तो C लेंगे हम प्लस की। ठीक है, अब देखिए इसको करके देखते हैं इसको। अब देखिए ऑक्सीजन की कितनी है -2, अभी यहां से देख लिया -2 होती है, और इसमें कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 का कर देंगे हम गुणा। अब ये हो गया हमारा किसकी, O की, लेकिन अब C की और है इसमें, तो C की मैंने बताया था कि जो दूसरा तत्व होता है उसका हम अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतिम कोश में आपने देखा होगा कि कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन के 6 होते हैं, C6 होता है,
तो इसमें पहले में 2 और दूसरे में 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अब हमने 4 इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो 4 और प्लस ये कितने हो गए 3 दूनी 6, 6 हो गए माइनस के, तो 4, ये माइनस प्लस के माइनस 6, और इसके जब इसमें से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे माइनस के 2। तो इस x की जगह पर कितना आ जाएगा माइनस की 2, तो CO3 यहाँ पे होता है माइनस की 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए और एक आध निकाल के देख लेते हैं इसमें से। देखो अभी और देखो, ये आपने देखा है, किसकी देखें, NO3 की देखें। चलिए NO3 की देख लिए, किसी किसी को भी देख लीजिए, अभी आप अपने आप निकालना सीख जाएंगे। CO3 की तो हमने निकाल दिया, अब हम NO3 की देख रहे हैं। NO3 की किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। अब ये NO3 की करके दिखाते हैं। ये फोन ट्रिक अगर सीख जाएंगे तो आप में उसमें संयोजकता की गलती नहीं कर पाएंगे आप। इसमें NO3 और इस पे मान लें हम X है, हमें नहीं पता कितना है। अब इसमें देखिए फोन, इसमें देख रहे हैं कि इसमें फोन वाले कौन से तत्व, कितने तत्व हैं, तो इसमें तो दोनों ही N और O दोनों ही फोन वाले हैं। लेकिन इसमें ये देखते हैं फिर कि फोन में से कौन सा पहले आ रहा है। F तो इसमें है नहीं, फिर O आ गया, तो O इसमें है, तो O की तो हम ले लेंगे संयोजकता। O की कितनी होती है 2 होती है, 2 इसकी तो ले लेंगे। और बाकी का जो होता है मैंने बताया था उसमें लेते हैं प्लस की लेते हैं। यहाँ पे भले ही माइनस की 3 है, लेकिन हम इसको माइनस की 3 नहीं लेंगे, इसमें लेंगे हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, तो ये है माइनस की 2 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लगे हैं, और इसमें जोड़ देंगे हम इसमें इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 7 तो कितने हो जाएंगे 2 और 5, तो दूसरी कक्षा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो यहाँ पे 5 जोड़ दीजिए। अब देखिए 5 प्लस ये कितना हो गया 3 दूनी 6, माइनस के 6, तो 5 और ये माइनस प्लस के माइनस और ये 6, तो यहाँ पे प्लस की 5 है माइनस की 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो इस पे NO3 पे क्या आ जाएगा x की जगह पे माइनस के 1। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप इसको सीख जाएंगे, कर लेंगे। कि मैंने आपको निकालना बता ही दिया है, ये वो उसी के स्टेप हैं जो इसमें करके दिखाया गया आपको। मैंने आपको इसको करके आपको दिखा दिया है इजी वे में। इसमें देखिए, इसमें ये एक अपवाद है, आप इसको निकालेंगे फोन ट्रिक से तो आप इसको गलत कर लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। ये अपवाद है। अपवाद का मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं तत्व या आयन जिनका आप जिसको जो औरों के लिए नियम होते हैं वो इनके लिए नहीं होते। तो देखिए इसमें क्या अपवाद है, इसमें इस ट्रिक में 0 आएगा अगर हम ऐसे निकालेंगे तो, ठीक है, लेकिन इसकी संयोजकता 0 नहीं होती इसकी। इसके देखिए यहाँ पे फोन ट्रिक में तो ये माइनस के 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं, बताया था आपको। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6, तो 6 और ये माइनस के 6 बराबर 0 आएगा। लेकिन इसकी 0 नहीं होती संयोजकता, इसकी होती है माइनस की 2। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये अपवाद है SO3 माइनस की 2, इसमें ये फोन ट्रिक नहीं यूज हो पा रही है, ठीक है। तो ये याद कर लेना है आपको, कुछ इसमें अपवाद हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे, बाकी का आप उनको निकाल के देख लेते हैं। आप इनको
PO4 को कर सकते हैं, ठीक है। और जो होमवर्क के लिए आपको ये दिया है HCO3, इनको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें देख लेना, उसमें फास्फोरस की कितनी सही वो क्या नाम है इसके परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या के आधार पे आप उसकी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे और इसके बाद में ये जो फोन ट्रिक है उसके द्वारा आप इसको करेंगे, हो जाएंगे, आप आसानी से इसको बना पाएंगे। ये अब रासायनिक यौगिकों का सूत्र कैसे लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये वीडियो बनाया है वो ही है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना भी है। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको सूत्र लिखना है। तो देखिए, पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो आपने इसके जो आयन के सूत्र थे वो हमने देखे थे इस पे। देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना है Mg+K2, ठीक है। मैग्नीशियम का है, उसी में देख लेंगे जिसके भी आपको Mg, वैसे तो इसके स्टेप होते हैं छः स्टेपों को आप उसको समझ लेंगे, लेकिन मैं आपको बिना स्टेप आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नीशियम और जो इसके आयन होते हैं उनके ऊपर आयन इसके लिख लेते हैं, तो ये दो हो गए। इसके बाद ऑक्साइड है तो इसका भी सूत्र लिख देते हैं, माइनस के इसकी दो होती है, ठीक है। अभी हम देख रहे थे फोन वाले में भी -2 होती है। आप उसके जहाँ आयनों के वो हैं प्रतीक, उनको देख लेंगे, आप उसमें से देख देख के लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि ये Mg है, इनको बिना संयोजकता के लिखिए, बिना संयोजकता के लिख लिया आपने। और O, इसको भी बिना संयोजकता के लिख लिया, संयोजकता को हमने अभी नहीं। और यहाँ पे लगाइए कोष्टक, दोनों में आपने दोनों के कोष्टक लगा लिए, ठीक है। पहले क्या कर लिया आपने, उसमें से देख के फिर याद हो जाएंगे आपको, फिर देखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम का +2 है और ऑक्सीजन का -2 है। अब हमने इसको संयोजकता को छोड़ के बाकी के दोनों ही तत्वों को हमने लिख दिया कोष्टक में, ठीक है, संयोजकता को हटा दिया है। अब बात आती है, अब इसके नीचे लिखेंगे माइनस की संयोजकता, इसकी प्लस की 2 और इसकी -2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्लस हो या माइनस को हटा देते हैं, ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हमने ये हटा दिया और ये भी हटा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर कोई एक संख्या से ये दोनों कट जाते हैं तो हम इसको काट देते हैं। किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको 2 से काटें इसको 3 से काटें, एक ही संख्या से दोनों को काटना है आपको। ये यहाँ से 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये अब हमारा आ गया Mg, तो हमने लिखा ही था कोष्टक में, यहाँ O भी लिखा था कोष्टक में, सॉरी O2 हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे O लिखा था कोष्टक में। अब इसकी संयोजकता काट के कितनी आई है 1, और इसकी कितनी आई है 1। अब इस तरह से लिख लेते हैं, इस वाली जो संख्या होती है उसको तो लिखते हैं इसके साथ, ये वाली जो संख्या होती है उसको लिखते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया Mg कोष्टक में 1 और O ये कोष्टक में 1। अब एक एक लिखते नहीं है, एक संख्या नहीं लिखी जाती है, तो जब एक नहीं लिखी जा रही है तो फिर कोष्टक भी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सूत्र हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र का क्या हो गया MgO। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र ये तो लिखाइए, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए,
सबसे पहले बताया था कि मैग्नीशियम के जो सूत्र हैं उनके दोनों को ही प्रतीक लिख देते हैं। पहले आयनों के प्रतीक ये Mg+2 लिख दिया और O2 लिख दिया। फिर उसके बाद में तत्वों के प्रतीक लिख लिए हमने, यानी जो ये तत्व हैं इनके प्रतीक लिख दिए खाली। ठीक है, अब नेक्स्ट दोनों तत्वों के प्रतीकों को कोष्टक में बंद कर दिया, ये कोष्टक में बंद हो रहे हैं। फिर दोनों इनके बाद धनायनों और ऋणायनों की संख्या को दूसरी लाइन में लिख दिया। ये आवेश हमने लिख दिए उनके कि इसके प्लस का 2 है और इसका माइनस का 2 है, लिख दिया। आवेश की संख्या अगर किसी कॉमन संख्या से विभाजित हो जाती है तो विभाजित हो जाती है, तो इसको काट देते हैं। मैंने बताया था कि इसको प्लस और माइनस को हटा के और फिर किससे 2 से कट रहे हैं, इससे 2 से ये काट दिया, 2 से ये काट दिया, ये आ गया, ये आ गया। अगर ऋणायनों की संख्या को धनायन कोष्टक के साथ, फिर ये वाला ये जो हमने लिखे हैं उसको यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है हमने। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये वाली संख्या तो इस Mg के साथ चली जाएगी, ये वाली इसके Mg के साथ चली जाएगी और ये वाली O के साथ चली जाएगी। तो यहाँ पे ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि अगर इनका गुणा कर देते हैं, तो इसमें देख कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, Mg1 आ गया और इसका O में कर दिया, O1 आ गया। तो O1 को लिखते नहीं है तो क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया MgO। क्या हो गया, MgO सूत्र हो गया। इस तरह से हम इसको अमोनियम सल्फेट देखिए। अच्छा, ये अमोनियम सल्फेट हमें लिखना है, तो यहाँ पे अमोनियम का सूत्र आ जाएगा NH, ये अमोनियम का रहता है, आपने आयनों में देख लेंगे। सल्फेट का होता है SO4 K2। पहले बताया था आप इनके संकेतों को लिख देंगे NH4 और SO4। फिर बताया था कि आप इनको कोष्टकों में बंद कर देंगे, दोनों को कोष्टकों में बंद कर दिया। कुछ नहीं किया अभी तो आपने, इनको ये संयोजकता हटा दिया है और कोष्टकों में बंद कर दिया है। तीसरे में फिर ये इनकी संयोजकताओं को लिखते हैं। ये हो गई प्लस की 1 और ये हो गई माइनस की 2। अब ये बताया था कि इसको प्लस को माइनस को हटा देते हैं, किसी संख्या से कट रहा हो तो काट देते हैं। तो ये तो 1 है, ये 2 है, तो ये एक संख्या से किसी से नहीं कटेंगे, तो हम इसको नहीं कट रहे हैं तो मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये वाली संख्या तो यहाँ पे गुणा हो जाता है और इस वाली संख्या का यहाँ पे गुणा हो जाता है। इस तरह से ये हो जाता है, ये यहाँ पहुँच जाती है और ये वाली यहाँ पहुँच जाती है इसके पास। तो क्या हो जाएगा NH4 और कोष्टक है यहाँ पे 2 लिख दिया आपने और यहाँ पे क्या है SO4 और ये वाली इसके साथ आ गई 1। लेकिन 1 को मैंने बताया था लिखते नहीं है, ये वाली संख्या को नहीं लिखेंगे। जब नहीं लिखेंगे तो फिर ये कोष्टक लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ तो कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ तो कोष्टक आएगा। तो ये सूत्र हो जाएगा सोडियम सल्फेट का अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस और इंटू SO4, ये सूत्र हो गया। ठीक है, आशा है कि ये सूत्र बनाना आपकी समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट देखिए, इसको भी देख लीजिए। हाइड्रोजन के लिए H ये लिखा है और SO4 के उस कार्बोनेट के लिए लिखा है CO3 K2। बताया था मैंने कि पहले आप इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं, संयोजकता को हटा के दोनों पे कोष्टक लगा देते हैं। आपने दोनों पे कोष्टक लगा दिया, फिर इसकी संयोजकता को यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी प्लस की 1 है, इसकी माइनस की 2 है। फिर इसको प्लस और माइनस को हटा देते हैं, अगर कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो नहीं काटते। तो इसको अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, इस 2 को गुणा करेंगे इसमें और इस 1 का करेंगे यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं, इससे कुछ नहीं करते ये वाली। तो यहाँ पे H के साथ में गुणा करेंगे 2 का, ठीक है, 2 का, और CO3 के साथ में करेंगे
1 का। तो अब ये जो अगर एक तत्व है, अगर खाली एक है ना, तत्व होता है तो फिर हम यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाते, है ना। अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड होता है तभी लगाते हैं, जैसे CO3 है तब तो लगाएंगे, अगर अगर खाली H होगा तो नहीं लगाएंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, H2 और CO3 के पास तो 1 है, तो 1 में तो मैंने बताया था वैसे भी नहीं लगाते, तो इसका सूत्र हो जाएगा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे आप और बना सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जल्दी आपको 1 शॉट में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का वीडियो आने वाला है, आप उसको देखिए और सबसे पहले इसको देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आपके लिए फिर तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाता है, नहीं आता 2 बार देख लीजिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। एक तो आपको सूत्र लिखना आपको आना चाहिए और दूसरा आपको तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकताएं पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, सभी आपको रासायनिक अभिक्रिया आ जाएं, विज्ञान आपकी केमिस्ट्री जो हाई स्कूल की केमिस्ट्री है वो आपकी समझ में आ जाए, इसके लिए आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और अगर अगर आपके इसमें कोई डाउट हैं तो गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म में आप अपनी डाउट हैं वो उसको उसमें बता दीजिए, और जब हम इसकी आपके डाउट सॉल्व करेंगे तो उन समस्याओं को हम अवश्य सॉल्व करेंगे। आशा है कि ये आपकी समझ विकसित करेगा और एक जो सामान्य जानकारी होती है बच्चे की वो आपकी विकसित होगी, और केमिस्ट्री अब आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आने लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने हम सभी को हमको ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हाई स्कूल रैंकर्स। और अगर आपको रैंक लानी है तो आपको यही चैनल देखना होगा। इसमें विज्ञान की तो क्लासें मिलेगी ही, अन्य क्लासों की भी व्यवस्था की जाएगी। थैंक यू सो मच।